हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों की यूपीएसआई की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। और अब जो 2 महीने का समय हम लोगों के पास बचा है, इसमें देखिए पढ़ तो आप लोगों ने अच्छा खासा लिया है, लेकिन जो एक प्रैक्टिस होता है वो अहम भूमिका निभाता है किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए। तो हम क्या लाए हैं इस चैनल के माध्यम से, आज हम आपको जो मूल विधि होती है उसको आपको केवल देखो पढ़ तो लिया है, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट कह लो, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट लाया जिसमें आपको केवल कुछ क्वेश्चन एक एक्ट के बारे में होंगे और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ ही समझाता चलूंगा, जिससे आपको किसी और किताब की तरफ देखना ना पड़े। ठीक है, इनको क्या करना है, आपको बस वीडियो चला लेना है, ठीक है, और सुनते रहना है। सुनते रहिएगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में वो सब चीजें घर कर जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए शुरू करेंगे मूल विधि का जो पहला एक्ट है हमारा, वो क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये एक वीडियो आपके लिए समझ लीजिए रामबाण, ठीक है, बिल्कुल वो साबित होगी, आपको देखना है। और अगर आपको पसंद आए, ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो श्री गणेश जी का नाम लेते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, इधर आ जाता हूं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना, दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना, ए और बी दोनों, या दहेज लेने और देने के लिए विधि बनाना। ठीक है, इससे पहले आप कुछ चीजें समझाते भी चलेंगे। देखिए, जो दहेज है वो एक सामाजिक बुराई है और उसे खत्म करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लाया गया था। इस एक्ट में देखिए क्या चीजें आपको याद रखना है, वो चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले याद करना है आपको कि इसमें धाराएं कितनी है टोटल। तो टोटल 10 धाराएं हैं, पहला पॉइंट आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, और ये अधिनियमित कब हुआ था, ये डेट सारे एक्ट्स की आपको याद रखना है। ठीक है, अधिनियमित हुआ था 20 जुलाई 1961। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, 20 जुलाई 1961 को अधिनियमित हुआ था। और लागू पूछ ले, वो 1 जुलाई 1961 को हमारे देश में लागू हो गया। ठीक है, संपूर्ण भारत में कब होगा, जब से जम्मू कश्मीर आजाद हो गया, वो कब था, 31 जुलाई। ठीक है, इस तारीख से हमारे संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। तो आपको तीन चीजें बताई, धारा टोटल धारा कितनी, 10 है। अधिनियमित क्या हुआ, 20 जुलाई 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी अधिनियमित हो गया, और लागू 1 जुलाई 1961 हो गया। और मैंने क्या बताया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज देने पर प्रतिबंध है, लेने पर भी प्रतिबंध बनाया गया। ठीक है, तो दहेज लेने पर प्रतिबंध बनाया गया, दहेज देने पर प्रतिबंध बनाया गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दहेज की परिभाषा किसमें दी गई है, धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5। तो देखिए धारा 2 आपका क्या कहता है। ठीक है, धारा 2 के अंतर्गत कहता है, इसमें दहेज की परिभाषा है। ठीक है, और दहेज की परिभाषा में क्या बताया गया है कि कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति जो एक पक्ष के माता पिता के द्वारा दूसरे पक्ष के माता पिता के लिए मतलब उनको दी जाती है। ठीक है, तो दहेज की परिभाषा क्या है, धारा 2 में बताई गई दहेज की परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धारा 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है दहेज में क्या शामिल नहीं है, विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार, विवाह के बाद लड़की के घर वालों से सामान मांगना, विवाह के पूर्व आपस में लेने और देने की संविधा या नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया है कि धारा 2 में हमारी दहेज की परिभाषा है। ठीक है, धारा 2 में दहेज की परिभाषा है। ठीक है, इसमें मेयर को, ठीक है, मेयर को दहेज नहीं माना गया, दहेज नहीं माना गया है। लोग कहेंगे कि क्यों नहीं माना गया भैया, देखो जो मेयर होता है वो दहेज के अंतर्गत इसलिए नहीं आता है क्योंकि मेयर जो होती है वो एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को एक रिस्पेक्ट के रूप में दी जाती है। ठीक है, जैसे अगर सपोज किसी भी घटना पूर्वक या उनके पति की देहांत हो जाता है, ओके, या उनका बीच उनका तलाक हो जाता है, तो क्या करेगी
अब इस कंडीशन में उस पत्नी के लिए जीना एक तरीके से मुश्किल हो जाएगा ना। तो जो मेहर होती है, मेहर में जो रकम दी जाती है पत्नी को, उस रकम से ही वो अपना जीविकोपार्जन करती है। ठीक है, तो इस वजह से मेहर को हमारे दहेज में नहीं गिना जाता, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट के रूप में दिया जाता है। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, मेहर। विवाह के समय पक्षकारों को खुद देने के लिए करार। ठीक है, सारे करार पहली बार वैलिड नहीं होते, शून्य होते हैं। ठीक है, ये सारे पहली बार दहेज के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ। मैंने आपको 2 डेट बताई हैं, याद रखिएगा। नंबर 1, ठीक है, क्या हो गया है ये, ठीक है, 20 मई 1961 और 1 जुलाई 1961। ठीक है, ये अधिनियमित डेट है, ये अधिनियमित हुआ। ओके, और ये हमारा लागू हुआ, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 मई 1961 को अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ क्या दिया गया है। देखिए, एक विचार पूर्वक क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा आप लोग, समझ के कीजिएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में, ठीक है, 2 में दहेज मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है, या धारा 2 के स्पष्टीकरण में दिया गया है, या भारतीय दंड संहिता की धारा 3 में दिया गया है, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में दिया गया है। आप लोग बताओ। देखो, ध्यान से समझिएगा इस चीज का आंसर कि धारा 2 के स्पष्टीकरण में मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ तो दिया गया है। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जो धारा 2 है उसके स्पष्टीकरण में मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है, लेकिन उसमें यह कहा है कि मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में है। क्या बोला मैंने, कि आपका मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ धारा 2 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में। ठीक है, और यही आंसर हमारा आयोग में भी माना गया है। ओके, तो आप लोगों को भी यही आंसर पे टिक करना है अगर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में दहेज लेने या देने पर दंड का प्रावधान है। अब देखिए, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। धारा 3 क्या कहता है कि दहेज देने या लेने पर दंड। तो कौन सी धारा में है दहेज देने या लेने पर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, धारा 3 में। लेकिन दंड कितना है ये भी तो देख लो। देखिए, सबसे पहले आपको कारावास होगा, मतलब अगर आपने लिया है, ये मत समझना कि आपको ही होगा। तो कारावास कितना होगा, सबसे पहले 5 मंथ। ठीक है, मिनिमम सजा है ये, समझे, 5 मंथ। और आपको रुपए कितने देने पड़ेंगे, ठीक है, 15,000 रुपए आपका जुर्माना होगा। ठीक है, 15,000 रुपए जुर्माना होगा, या दहेज की रकम, ठीक है, दहेज की रकम जो आपका ज्यादा होगा। इस चीज को आप उतारिएगा, पहले उतारिए आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 5 मंथ नहीं है ये, अभी मैं कहूँ बहुत कम सजा मिल रही है थोड़ा सा। ठीक है, सजा देख लीजिएगा, 5 साल। ठीक है, 5 साल का कारावास आपको मिलेगा, जुर्माना 15,000 रुपए, दहेज की रकम तक की मिलेगा। ठीक है, वो मेरे दिमाग में कोई और चल रहा था जुर्म उसका। ठीक है, इसी में जो आगे आएगा आपका क्वेश्चन तो आपको पता लग जाएगा। इसमें कितना होगा, धारा 3 के अंतर्गत 5 साल की सजा है और 5,000 या
दहेज की रकम आपको देगा। वो मेरे दिमाग में चला था 6 की धारा 3 है जो, ठीक है, उसमें आपको 5 महीने से लेके आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, और धारा 3 में ये पाबंदी दी गई है, ठीक है। दंड का प्रावधान किसमें? धारा 3 में। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है दहेज लेना या देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता लग गया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है दहेज देने या लेने का समझौता कैसा होता है? देखिए, तो धारा जो 5 है वो कहता है कि दहेज देने या लेने के सारे समझौते, ठीक है, सारे समझौते या करार शून्य होंगे, ठीक है, शून्य यानी वॉइड होंगे, ठीक है। तो सारे समझौते कैसे होंगे? करार सारे कितने होंगे? वॉइड होंगे यानी शून्य होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? शून्य, मतलब अमान्य हो जाएंगे सारे को, ठीक है। और इसके अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो भी आपको सजा मिलेगी, जो भी मतलब इसका प्रावधान कैसा है, वो सारा अजमानतीय होगा, ठीक है, अजमानतीय व अशमनीय होगा, ठीक है। जमानत नहीं होगी आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ गया आपको? धारा 5 क्या बताता है कि सारे करार कि हाँ विवाह के बाद विवाह कर लो, इतने रुपए आपको शादी के बाद देंगे, और सारा करार सब क्या है? शून्य है यानी अमान्य है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? शून्य या अमान्य, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो विवाह से 7 वर्ष के अंतर्गत हो गई है उससे किसे अंतरित किया जाएगा? देखिए, एक धारा है 6 की 3, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि पत्नी, ठीक है, या उसकी संतान, ठीक है, संतान, ठीक है, के लाभ के लिए लिया गया जो रकम है, के लिए लिया गया रकम, ठीक है, जो भी रकम है आपको किसे दे देना है? रकम है उसे पत्नी को, ठीक है, उसे पत्नी को पहली बार दी जाएगी, पत्नी को मतलब लड़की को दिया जाएगा, ठीक है। परंतु अब देखिए क्या कह रहा है, यदि 7 वर्ष के भी, अब देखिए यहां तक की धारा 6 भी चलती है आपकी, ठीक है, धारा 6 भी आपको कहता है कि सारी संपत्ति किसे दे दोगे आप? पत्नी को दोगे। और यहाँ पे आपका 6(3) भी चल जाता है, ठीक है। तो क्या है कि यदि 7 वर्ष के अंदर पत्नी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, मृत्यु हो गई है, तो धन उसकी संतान को, संतान यदि है, ठीक है, यदि है, अन्यथा उसके माता पिता को दी जाएगी। याद रखिएगा, ठीक है। उसकी संतान यदि है तो उसे दे दो उसका धन, अन्यथा उसके माता पिता को लौटा दो, ठीक है। ये हमारी कौन सी धारा कहती है? ये हमारी 6 की 3 कहती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? माता पिता को, यदि संतान है तो उसे। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए और बी, ठीक है। अच्छा, धारा 6 चलो आगे बता दूंगा आपको, एक क्वेश्चन आगे भी है तो वहां बता दूंगा, ठीक है। चलो आंसर आपका हो, समझ गया। चलो नेक्स्ट कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन लेता है? अब ये समझो कि जो धारा 7 है उसमें अपराधों का संज्ञान है,
धारा 7 क्या है? अपराधों का संज्ञान। आपको बस सुनते हुए चलना है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है? आपको कब याद हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। धारा 7 अपराधों का संज्ञान, धारा 7 अपराधों का संज्ञान। कौन लेगा संज्ञान? कौन लेगा सम्मान? आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट आपका संज्ञान लेगा। क्या हो जाएगा आंसर? ये प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओके, या महानगर मजिस्ट्रेट इस पे संज्ञान लेगा, ठीक है? तो आंसर आपका समझ गए। नेक्स्ट कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज देने या लेने का करार क्या होगा? मैंने आपको अभी ही बताया है कि धारा 5 के अंतर्गत सारे करार आपके क्या हो जाएंगे? कानूनी करार होगा, शून्य करणीय करार होगा, शून्य करार होगा, प्रवर्तनीय करार, सारा कानून क्या हो जाएगा? शून्य करार हो जाएगा, ठीक है? मतलब वैलिड नहीं होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया था। नेक्स्ट कह रहा है दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लिए लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति क्या होगी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के आलोक में शून्य होगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 5 मैंने आपको बता दिया, सारे करार जो क्या होंगे? शून्य होंगे, अमान्य होंगे। अच्छा, धारा 6 का जिक्र हुआ है तो ये भी साथ साथ समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि पत्नी बा उसकी संतान के लाभ, ठीक है, पत्नी व उसकी संतान के लाभ के लिए लिया गया धन उसे निश्चित समय में देना अनिवार्य होता है। निश्चित समय में देना अनिवार्य होता है, ओके। और अगर आप इस पे नहीं करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। सजा कितना मिलेगा? कारावास होगा। कारावास कितना हो जाएगा आपका? 6 महीने से लेके 2 ईयर तक। 6 महीने से लेकर 2 साल तक की आपको सजा हो सकती है। तो ऐसी आगे चल के, इसीलिए आपको मूल विधि पढ़ाई जा रही है कि आपके दिमाग में ये चीजें बस जाएं कि आगे किसी भी तरीके का कानूनी कृत्य नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये समझिए दहेज प्रतिषेध होने से धारा 5 के अंतर्गत शून्य है, ओके। अच्छा, 13 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को अभियोजन दहेज देने या दहेज लेने के लिए उत्प्रेरित करने या दहेज की मांग करने के लिए किया गया है तो सबूत का भार किस पर होगा? जिसे हम लोग बिचौला कहते हैं, ठीक है। जैसे दो पक्षों में विवाह हो रहा है तो एक बिचौला पड़ जाएगा, वो क्या कहेगा? उधर जाएगा, उसकी बात करेगा, उधर जाएगा इतने कि भैया इतने हम तय करेंगे, ठीक है। एक गाड़ी में माने हैं वो लोग और 20 लाख में माने। तो जो बिचौला है, अगर किसी ने कह दिया आपका कि भैया ये भी बीच में पड़े थे, तो उन्हें भी इस धारा के लपेट में ले लिया जाएगा। और वो कौन सी धारा होती है? धारा 8 की का, ठीक है। इस धारा के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो हमारे बिचौला हैं, इसकी भाषा में कहें कि व्यक्ति का अभियोजन दहेज देने या दहेज लेने के लिए उत्प्रेरित करने या दहेज की मांग करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो जो सबूत का भार होगा वो हमारे पास किस पर होगा? वो अभियुक्त के खुद पर होगा, ठीक है, अभियुक्त पर होगा। और उससे कहा जाएगा कि ऐसा है, आप अपना गुनाह को बताओ कि आपने ये कृत्य नहीं किया है, तो सबूत इकट्ठा करो, चाहे जैसे भी करो। तो वो किस पर होगा? अभियुक्त के खुद पर होगा। धारा 8 के काम में बताया गया है सबूत का भार किस पर होगा? अभियुक्त के ऊपर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है दहेज लेना या देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, भारतीय दंड संहिता 1860 या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह आपको बता चुका हूं। धारा 3 के अंतर्गत
धारा कौन सी है? 3 के अंतर्गत। ठीक है, दहेज लेना और देना कानूनन जुर्म है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया था। ओके, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का कि दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? थाना प्रभारी के अंतर्गत, निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, या किसी भी विवेचना अधिकारी द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसमें इसमें जितना बताया गया वो अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेना। और दहेज यार आजकल लड़कियों के संग या मतलब बहुत ज्यादा अब तो ऐसे भावनाएं लोगों की आ गई है कि लड़के कुछ कृत्य करते ही नहीं है। जब से कुछ वीडियो वायरल हो जाने से ये तो नहीं होता है कि लड़कियों के ऊपर जुर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, अब केवल ये मान लिया गया है कि कोई भी कृत्य होता है तो इसमें कहीं ना कहीं लड़की जिम्मेदार होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़के भी उतने ही दोषी हैं, चाहे अगर किसी भी पक्ष में हम लोग को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और इस कृत्य की तरफ बढ़ना भी नहीं है। ठीक है, दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसे इस एक्ट के द्वारा तो हम लोगों ने खत्म कर दिया है, लेकिन इंसान के दिल और मन से हम लोग अभी तक ही निकाल पाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया हो। आगे से आगे हम लोग नया सेशन लाएंगे इसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। ठीक है, राधे राधे, धन्यवाद।